Welcome back, my friends. Today we have to discuss about a new chapter for class 11th. It is also useful for class 9th. आप लोगों ने 9th में फोर्स पढ़ा है, उसी चैप्टर का यहाँ एक्सटेंशन है बस. तो चैप्टर का नाम डाल लीजिए. अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोटबुक निकाल लें, पेन निकालें और चैप्टर नेम डालें. क्लास 11th के हिसाब से इसका चैप्टर नंबर 5 है और बाद बाकी और जो चैप्टर हो वो वाला पार्ट. इसका नाम डाल लीजिएगा लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले जो चीज़ सीखने वाले हैं उसका नाम है फोर्स. यहाँ हम फोर्स पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड कुछ लॉ पढ़ेंगे. देखिए, न्यूटन के टोटल 3 लॉ पढ़ने वाले हैं यहाँ पर. न्यूटन फर्स्ट लॉ, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया. न्यूटन सेकंड लॉ, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ फोर्स. और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. क्वेश्चन अराइज होता है कि फोर्स क्या है. सबसे पहला इंट्रोडक्शन हम लोग किसका करने वाले हैं? फोर्स का. तो थोड़ा पूछ लेते हैं आप लोगों से, फिर हम डिफाइन करें, नहीं सही रहेगा. यू कैन बी एबल टू डिफाइन फोर्स. एक्सक्यूज मी मैम, फोर्स क्या है बता सकती हैं आप? बताओ, डिफाइन करो. टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम इज फोर्स. ओके, बैठो, ये मैथमेटिकल फॉर्मेट हो गया. और बताओ भैया, पुल या पुश. ठीक है, फोर्स होता क्या है? पहले मैं सिंपल लैंग्वेज की बात करूं. देखो, फोर्स क्या कर सकता है? किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर सकता है. क्या कर सकता है? पुश कर सकता है. और क्या कर सकता है? मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकता है और रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है. यानी इट एबल टू चेंज पोजीशन ऑफ या स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. हाँ, शेप और साइज में चेंज करा सकता है. इट एबल टू चेंज इन शेप एंड साइज. और कुछ? डायरेक्शन चेंज कर सकता है. वेरी गुड. इट एबल टू चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन. इट एबल टू चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन. ये सब बातें हमें फोर्स में एक साथ कंबाइन करके लिख देनी है, डेफिनेशन बन जाएगी. तो जब डेफिनेशन पे आते हैं तो कुछ इस तरीके से, इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने डेफिनेशन को तैयार किया आपके लिए. आपको ये सब पॉइंट्स लिखने हैं. चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें फोर्स के बारे में. सबसे पहले तो एक सिंपल लैंग्वेज अगर हम बात करें तो फोर्स है क्या? एन एजेंसी कहो या अ कॉज कहो, फैक्टर कहो, कुछ भी कहो. अ कॉज, पुल और पुश. ओके, विच चेंज और टेंड्स टू चेंज. या तो चेंज करेगा या ट्राई करेगा चेंज करने का. स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी. यानी फोर्स ऐसा कॉज है जो पुल और पुश कर सकता है, स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है मूवमेंट की. कौन कौन से इफेक्ट डालेगा अगर हम फोर्स अप्लाई करें किसी ऑब्जेक्ट पे, तो क्या क्या इफेक्ट आने वाले हैं. इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स. अब इस पे बात करते हैं. देखना, अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन प्रोड्यूस 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस. जो ये इफेक्ट डालेगा वो 3 तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा. फर्स्ट थिंग इज फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बदल सकती है स्पीड की? नहीं. बताओ, फोर्स अप्लाई करके धीमी चलने वाली चीज को तेज करा जा सकता है और जो ज़्यादा तेज चल रही है उसको धीमा भी तो किया जा सकता है. ब्रेक लगाते हो कि नहीं गाड़ी में? बताओ, ब्रेक क्या है? फोर्स है. स्पीड डाउन हो जाती कि नहीं? तो ये चेंज कर सकते हैं हम लोग. मेकिंग इट टू मूव स्लोअर या फास्टर. फॉर एग्जाम्पल, अ हॉर्स बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन कार्ट. घोड़ा खींचता है गाड़ी को कि नहीं? पुल इट फ्रॉम रेस्ट. पहले कैसी सिचुएशन में होती कार्ट? रेस्ट में. जब वो ताकत लगाता है, नहीं फोर्स लगाता है, तो वो क्या होती है? मूव करनी शुरू होती है. ओके, सब्सिक्वेंटली एक्सर्टिंग अ लार्जर फोर्स. अगर ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो तेज चलेगा. द हॉर्स मेक्स द कार्ट मूव विद लार्जर स्पीड. जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा उतनी ज़्यादा कार्ट को स्पीड मिलेगी. ओके, सिमिलरली अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक स्लोअर और स्टॉप अ मूविंग ट्रेन हो, व्हीकल हो, कुछ भी, मूविंग ट्रेन और व्हीकल. तो यानी कहने का मतलब फोर्स से हम लोग
स्टॉप वाली ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के मूव करा सकते हैं। मोर फोर्स मोर स्पीड, लेस फोर्स लेस स्पीड। इट एबल टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट, इट एबल टू स्लो डाउन द ऑब्जेक्ट, यानी मोशन की सिचुएशंस में चेंज किया जा सकता फोर्स से कि नहीं। तो फोर्स का ये पहला इफेक्ट है, टू चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। एक और इफेक्ट देखिए सेकेंड, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। आप देखो क्रिकेट में बॉल आ रही होती और बैट लगाते हैं, फोर्स लगा देते हैं बैट से कि नहीं, बताओ, वापस चली जाती है या पता नहीं किधर चली जाए, तो डायरेक्शन चेंज हुई कि नहीं हुई, बताइए। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द स्टीयरिंग व्हील, गाड़ी से हम स्टीयरिंग से लगाते हैं फोर्स, स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ कार चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आप स्टीयरिंग घुमाते हो कि नहीं, वहाँ भी तो फोर्स लग रहा है, बोलो भाई। हैवी व्हीकल होते तो ज़्यादा फोर्स लगता है, हल्की गाड़ी होती तो कम फोर्स से भी घूम जाती है। तो डायरेक्शन चेंज करना इसका एक इफेक्ट है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो आप चाहो तो एकदम क्यूबॉइड हो, उसको प्रेशर करके उसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो कि नहीं, बताओ। स्ट्रेट एक रॉड है, कोई आयरन बार है, उसमें ऐसे लगा के राउंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बताओ। वायर को घुमा करके सर्कल बना सकते हो, सर्कल को तोड़ के ऐसे सीधा कर सकते हो कि नहीं। तो ये भी तो फोर्स का ही रिजल्ट है, शेप चेंज कर देना, बोलो भैया। तो शेप चेंज कर सकते हैं। देखो, इफ वी होल्ड अ रबर बॉल बिटवीन आवर palm and push the two palms against each other, the ball no longer remains round but get oblong। बोलो ओवल, ओवल हो जाएगा शेप कि नहीं हो जाएगा। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए, फोर्स का हिस्सा है, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स की। फोर्स को अगर हम कैटेगराइज करें तो हम लोग इसके 3 टाइप्स बनाते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर देख लो 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया मैंने। एक जीरो फोर्स कह सकते हैं, थर्ड काइंड अगर करना है। फोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड एज पॉजिटिव फोर्स एंड निगेटिव फोर्स। क्या? पॉजिटिव फोर्स और निगेटिव फोर्स। अ पॉजिटिव फोर्स रिप्रेजेंट रिपल्सन। पॉजिटिव फोर्स यानी रिपल्सन होगा तो फोर्स का सिंबल कैसा रहेगा? रिपल्सन में हम लोग फोर्स का सिंबल क्या लेंगे? पॉजिटिव। और अट्रैक्शन में सिंबल क्या लेंगे? निगेटिव। ये ध्यान रखना है। यानी अगर कभी कोई फोर्स माइनस के साथ मिले तुम्हें तो वो कैसा होगा? वो कैसा कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा। जैसे आप अभी खैर पे आपने ग्रेविटी पढ़ी है, ग्रेविटी का एक फॉर्मूला होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, F = G(m1)m2/r²। यहाँ भी है, इस बुक का लास्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन। इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये 2 मासिव ऑब्जेक्ट के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो अट्रैक्शन है, इसको बताना हो या तो आप बगल में लिखो अट्रैक्शन, या आगे क्या लगा दो? माइनस अपने आप। अगर निगेटिव लगा दिया तो जरूरत नहीं बताने की कि अट्रैक्शन है, क्योंकि निगेटिव का मतलब ही अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है भाई। और रिपल्सिव होगा तो फिर वो क्या करेगा? पॉजिटिव में लिखेंगे। जैसे सपोज करो 2 पॉजिटिव चार्ज हो, सपोज करो ये +q ये भी +q, तो इनके बिटवीन कैसा फोर्स होगा बताओ? सेम चार्ज क्या करते हैं? लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। रिपल्सिव फोर्स होगा तो यहाँ पर रिपल्सिव को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव। और अगर दोनों निगेटिव चार्ज, एक निगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स कैसा होता? अट्रैक्टिव। तो इसका सिंबल क्या बनाते हैं? निगेटिव। तो ये तो फोर्स की कैटेगरी की बात हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरह तैयार करना है तुम्हें। यूनिट्स। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूनिट्स ऑफ फोर्स। देखिए सबसे कॉमन फेमस यूनिट न्यूटन है। क्या है? उसी को SI यूनिट कहते हैं। न्यूटन ने फोर्स में बहुत चीज़ें बताई हैं। अभी जो लॉज पढ़ने वाले हम लोग, न्यूटन्स के ही लॉ पढ़ने वाले कि नहीं, इसीलिए हम लोग फोर्स की जो SI यूनिट है उसको हम न्यूटन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? न्यूटन। न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स। एक डेराइव्ड यूनिट भी होती है। हम चाहें तो इस वाले फॉर्मूले से, ये कभी ना कभी सुना होगा, हम पढ़ाएंगे आज भी, अभी आगे पढ़ाएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला सुना, F = ma। यहाँ से भी यूनिट बनती, मास की होती kg
और एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये डिराइव हो गई कि नहीं हो गई, हमने फॉर्मूले से डिराइव की है। तो ये भी फोर्स की यूनिट है। सीजीएस यूनिट होती है डाइन, क्या होती है, डाइन सीजीएस यूनिट होती है। देखो एसआई यूनिट हो गई न्यूटन, इनमें रिलेशन होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो वेट के नाम से पहचानी जाएंगी। अगर केजी वेट लिखा है या ग्राम वेट लिखा है वो भी फोर्स है, ठीक है। तो यूनिट्स पे हम थोड़ा बात करते हैं। देखो एब्सोल्यूट यूनिट की बात करते हैं सबसे पहले। किसकी बात करते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स। एब्सोल्यूट यूनिट का मतलब समझना, एन एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस यूनिट एक्सेलरेशन, जिसमें एक्सेलरेशन कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं हम लोग। देखो इन ए बॉडी ऑफ यूनिट मास, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 है, 1 kg वगैरह है, उसमें अगर कोई फोर्स लगाया जाए, ठीक है, और एक्सेलरेशन भी 1 आ जाए, इस फॉर्मूले से बनेगा एक्चुअल में। देखो इस फॉर्मूले की बात हो रही है, F इज इक्वल टू ma है। अगर m को भी 1 कर दो और a को भी 1 कर दो तो F क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं बताओ। तो यहीं से कहेंगे एब्सोल्यूट यूनिट या एब्सोल्यूट फोर्स इज दैट फोर्स which produces one acceleration या unit acceleration in a object, an object of mass unity। मास अगर 1 है, एक्सेलरेशन भी 1 प्रोड्यूस हो, तो ऐसे फोर्स को हम एब्सोल्यूट फोर्स या उसकी यूनिट एब्सोल्यूट यूनिट होगी। एसआई देखो, इन एसआई इंटरनेशनल सिस्टम की अगर बात करें, इन एसआई एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। तो ये तो हमने बता ही दिया आपको कि हमें एसआई यूनिट जो तैयार करनी है उसका नाम क्या है, न्यूटन। साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन, साइंटिस्ट का नाम क्या था, आइजैक न्यूटन। 1 न्यूटन क्या है उसकी डेफिनेशन अगर हम बनाएं तो हम ये कह सकते हैं, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg एंड इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट के साथ बोलना है तुम्हें 1 kg और इसको क्या बोलना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो हम कहेंगे व्हेन वी अप्लाई a force on a body of mass 1 kg and it give 1 meter per second square acceleration to that object, then the applied force is 1 न्यूटन। अगर किसी 1 kg के ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा करके उसका एक्सेलरेशन 1 बना दिया जाए तो अप्लाई किया गया फोर्स कितना होगा, 1 न्यूटन होगा। ये न्यूटन की डेफिनेशन है। अगर न्यूटन की डेफिनेशन आएगी तो आगे का हिस्सा लिखना है। देखो यूनिट यहाँ तक बात हो गई। अगर कभी कोई पूछ दे कि डिफाइन करो 1 न्यूटन क्या होता है, व्हाट इज 1 न्यूटन, तब आप कहेंगे 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन 1 इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। ओके, सीजीएस यूनिट मैंने बोला आपसे क्या, डाइन। क्या बोला, डाइन। उसी स्टाइल में डाइन को डिफाइन किया जा सकता है। तो सीजीएस यूनिट डाइन है। डाइन को 2 स्टाइल से लिखा जाता है, ध्यान रखना, DYNE या फिर DYN, ऐसे भी शॉर्ट में लिखते हैं। 1 डाइन, ऐसे जैसे जहाँ जहाँ यहाँ पर वर्ड आया है न्यूटन, वहाँ हम क्या डाल सकते हैं, डाइन। तो 1 डाइन दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। देखो ध्यान देना, दोनों में डिफरेंस देखना। वहाँ हम एक्सेलरेशन जो लिख रहे हैं यूनिट है मीटर और सेकेंड। क्या है, क्योंकि न्यूटन हमारा ऐसा यूनिट है। और जब डाइन डिफाइन करेंगे तो मीटर की जगह क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। सीजीएस में और एमकेएस में डिफरेंस क्या है, एमकेएस में मीटर है और सीजीएस में सेंटीमीटर है। एमकेएस में केजी है, सीजीएस में ग्राम है, लेकिन टाइम की यूनिट दोनों में सेकंड है। तो डेफिनेशन वही है, बस वैल्यूज में जहाँ पर हम यूनिट पुट कर रहे हैं वहाँ पर सीजीएस यूनिट ले रहे हैं। और मास कितना उसमें लिया था, 1 kg, यहाँ कितना लेंगे, 1 ग्राम। तो ये हमारी टाइम की डेफिनेशन, ठीक है। ये रिलेशन अलग से नोट कर लेना, यहाँ पर है नहीं तो हमने लिख दिया आपके लिए। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 टाइम। इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट्स। कुछ यूनिट ग्रेविटेशनल है। ग्रेविटेशनल का वर्ड का सेंस हमारा वेट से होता है। किससे होता है, वेट। वेट तो जानते हो ना, कहा जाता है कि अगर आप अपने को मोटा समझते हैं, ज़्यादा वेट समझते हैं, तो समझ लेना आप मोटे नहीं हैं, आपका वेट ज़्यादा नहीं है, आप गलत ग्रह पर हैं।
गलत प्लेनेट पर है। अर्थ से अगर मून पे चले जाएं सपोज करें तो 1/6 हो जाता है मास। कितना हो जाता है? यानी जो पर्सन यहाँ 60 kg का है वो वहाँ कितने kg का होगा? 10 kg का। बताओ वो मोटा हुआ? जो यहाँ 60 kg इसको सब मोटा कह रहे होंगे वहाँ कितने kg का बनेगा? तो आप मोटे नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। दोष किसका है? ग्रह का, प्लेनेट का दोष है। गलत ग्रह पर हैं आप। बस ग्रह बदलिए, हल्के हो जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जो दुबला है वो भी टेंशन ना लेके, मेरा तो 27 kg, अब हम बताओ क्या करें, आए मम्मी बहुत डांटती हैं। ग्रह गलत पकड़ लिया आपने। आप जुपिटर पे चले जाएं, हैवी हो जाएंगे आप। अर्थ से करीब करीब 10 टाइम्स मोर होता है, तो आप 270 के हो जाएंगे। तो बस प्रॉब्लम किसकी है? हमारी प्रॉब्लम नहीं, हम लोग मोटे पतले, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम किसकी है? कि हम ग्रह गलत पकड़े हैं। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर जो ये जो ग्रेविटेशनल यूनिट की बात कर रहा हूँ, इसमें वेट से रिलेटेड होगा। देखो यूनिट्स कई तरह से लिखी जाती है, जैसे केजी वेट लिखा मिलेगा तुम्हें जब तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम में कहीं लिखा मिलेगा केजी वेट, कहीं लिखा मिलेगा ग्राम वेट, ऐसे लिखा मिलेगा। तो इन दोनों का, अगर ये दोनों बातें ऐसे लिखी, ग्राम वेट केजी वेट, तो आप ये सोचना ये मास नहीं है। ग्राम वेट और केजी वेट को आपको क्या समझना है बताओ? दीज आर नॉट मास, दे आर फोर्स। ये क्या है? फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी केजी वेट, ग्राम वेट ऐसे लिखे तो समझना वो वैल्यू क्या बता रही है? फोर्स बता रही है। लेकिन हम इसको एज इट इज यूज नहीं करते न्यूमेरिकल में, हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? न्यूटन में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? तो केजी वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए जी से मल्टीप्लाई करें। जी का मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये कितना होता है? स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 होता है। तो अगर कभी केजी वेट हो और हम सॉल्व करते समय उसको यूज करना चाहें, सपोज करो कहीं दिया जाए इट्स वेट इज 50 kg वेट, तो अगर 50 kg वेट लिखा है तो मतलब हम जी से मल्टीप्लाई करें और जी की वैल्यू 9.8 रख दें, तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा न्यूटन। क्या बनेगा? फोर्स बनेगा न्यूटन में, वो यूज किया जाएगा प्रॉब्लम में। ऐसे सीजीएस में अगर कभी हो, सीजीएस सिस्टम में, तो 980 हो जाता है। जी की वैल्यू कितनी हो जाती है? देखो जी की वैल्यूज हम कुछ बता दे तुम्हें। सीजीएस में, एमकेएस में और एफपीएस 3 सिस्टम्स यूज होते हैं ज़्यादातर। जो स्मॉल जी होता है, ध्यान रखिएगा, इसका स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 ये उसमें है एमकेएस में, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में अगर इसी की वैल्यू कही जाए तो 980 हो जाती है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इसको एफपीएस में, फुट पाउंड सेकंड वाले सिस्टम में लें, ब्रिटेन में जो यूज होता है ब्रिटिश सिस्टम, तो उसकी वैल्यू होती है 32। कितनी होती भैया? 32। और वो हो जाएगी, ध्यान रखना, फुट सेकंड -2। तो देखो सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करते समय जी की वैल्यू बदलती रहेगी। लेकिन अगर केजी वेट, ग्राम वेट, पाउंड वेट ऐसे लिखा हो तो हमें उसको न्यूटन में ले जाने के लिए जी से मल्टीप्लाई करना होगा। अभी आगे इस पे बात करते हैं। देखो, अ ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इक्वल टू ग्रेविटी। यहाँ एक्सेलरेशन कितना होगा? हमेशा जी के इक्वल। वहाँ ए कुछ भी हो सकता था एब्सोल्यूट में, यहाँ क्या होगा? हमेशा जी होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन ए बॉडी ऑफ यूनिट मास, ये डेफिनेशन है इसकी। इट मे आल्सो डिफाइंड एज द वेट ऑफ बॉडी ऑफ यूनिट मास। देखो, इन एसआई द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज, एसआई सिस्टम में अगर हम फोर्स की बोलें तो बोलेंगे केजी वेट। क्या बोलेंगे? अभी बोल रहे थे केजी वेट, केजी वेट। सीजीएस में बोले तो क्या बोलोगे? ग्राम वेट। तो ये केजी वेट या किलोग्राम फोर्स भी ऐसे भी लिखा मिल सकता है तुम्हें। जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करोगे तो या तो ऐसे मिलेगा केजी और वेट डब्ल्यूटी लिखा होगा, या फिर केजी फोर्स लिखा होगा। इसको हम डिफाइन करें तो कहेंगे मच या सच फोर्स, कुछ भी कहते हो, मच या सच, विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 1 kg।
तो 1 kg वेट को अगर न्यूटन में कन्वर्जन करना हो, डायरेक्ट याद कर लेना रिलेशन। आपको क्या याद करना डायरेक्ट? 1 kg वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ये रिलेशन आपको फॉर्मूले की तरह तैयार करना है। ऐसे ही अगर हम ग्राम वेट में बात करें, किस में बात करें भैया? ग्राम वेट। तो फिर कैसे तैयार करेंगे? देखो 1 ग्राम वेट अगर बोला जाए तो आपको लर्न करना 980 डाइन। क्या लर्न करना भैया? ये दो रिलेशन लिख लो अपने लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम पूछेंगे आपसे 1 kg वेट इज इक्वल टू हाउ मच न्यूटन, तो आप क्या बोलेंगे? 9.8 न्यूटन। हम बोलेंगे 1 ग्राम वेट हाउ मच डाइन, तो आप क्या कहेंगे? 980 डाइन। ठीक है, ये बात तो यहाँ से हो गई। लास्ट में रिलेशंस 1 न्यूटन मतलब दिस, ये सब कन्वर्जन है। 10⁵ डाइन, वही रिजल्ट है, ये कन्वर्ट करके दिखाया है, लेकिन आपको फाइनल रिजल्ट तैयार करना है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो ये इस हिस्से की बात हो गई। ये सब आपको लिखना है और सब तैयार करना है। अब एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं आपको। अरिस्टोटल फाल्सी। देखिए न्यूटन से पहले अरिस्टोटल का नाम सुना आपने? हम लोग अरस्तु भी कहते हैं, नाम सुना है? आप सुना है अरस्तु या अरिस्टोटल? किसी ने नहीं सुना? सबसे पहला वो पर्सन था जिसने अर्थ को स्फेरिकल कहा था, वही था अरिस्टोटल। ठीक है, ये ग्रीक या यूनान के थे। ठीक है, अरिस्टोटल का जो स्टूडेंट था उसका नाम था सोक्रेटिस, सुकरात बोलते हैं, सोक्रेटिस। ये नाम सुने? अभी नहीं सुने तुम लोगों ने? प्लूटो नहीं सुने? चलो ये बता दे तुम्हें, गुरु परंपरा की बात कर रहे हैं। देखो अरिस्टोटल, ये जो जिनका ही नाम लिखा है, इनके चेले थे सोक्रेटिस। हम लोग सुकरात भी बोलते हैं, सोक्रेटिस। और इनके चेले थे प्लूटो। ये सभी फिलोसफर थे ग्रीस के। जैसे टीचर स्टूडेंट परंपरा चलती ना, वैसे। ठीक है, तो अरिस्टोटल ने भी ग्रेविटी के बारे में कुछ डिस्कशन किया था, बट उनका ये जो डिस्कशन था ये थोड़ा रॉन्ग था। ठीक है, कुछ गड़बड़ी थी उसमें। बाद में न्यूटन ने अपने हिसाब से सही तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। इसको भी ज़रा जान लेते हैं। अरिस्टोटल फाल्सी की बात करते हैं। ठीक है,